हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। एक नया चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। दो क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। आज ये हमारी तीसरी क्लास है और जैसा कि आपसे पिछली क्लास में बताया गया था कि कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो ये सभी क्वेश्चन जो मैं आज कराने वाला हूँ, ये सभी कुछ नए क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए भी हैं। तो वही हर क्लास के अंदर मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन लगातार कराता आ रहा हूँ जो एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आप इनकी लगातार अपनी बुक से प्रैक्टिस भी करते रहिए। हर क्लास के अंदर मैं लास्ट में आप लोगों से एक बात कहता आ रहा हूँ कि कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो भाई आज के कुछ नए क्वेश्चन हैं, नए कॉन्सेप्ट हैं। तो पहले एक बार क्वेश्चन को करने का तरीका समझेंगे और उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि इन क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है 2250 रुपए का मूलधन 2 वर्ष में 2560 रुपए हो जाता है। तो भाई मैंने आपको बताया था राशि का हो जाना। हो जाना मतलब ये क्या है, तो ये आपका मिश्रधन है। ठीक है, ये आपका क्या है, मिश्रधन है। क्या पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछी गई है। भाई बिल्कुल सेम आप ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज वाले चैप्टर में भी करके आए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन वहां से अलग है। कारण आपको पता लग चुका, क्योंकि ये कैसा ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है जहां पर आपको पहले साल के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको मूलधन पर भी ब्याज मिलता है और आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो आप ये जरूर चेक कर लें कि क्वेश्चन में आपसे कौन सी रेट पूछी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालनी है। और पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ भाई, क्या ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। और जैसा मैंने बताया फिर मैं आपको इनका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो चलिए आपको क्या दिया गया है भैया, आप लिखेंगे आपको मूलधन दिया गया और वो कितना दिया गया, तो वो आपको दिया गया है 2250 रुपए। ठीक है, फिर आपको मिश्रधन दिया गया और टाइम आपको दिया गया है 2 साल का, कि 2 साल के बाद ये कितने बन गए हैं, तो ये 2560 रुपए बन गए हैं। और टाइम कितना लगा है, तो टाइम लगा है 2 वर्ष। कैसे करना है आपको क्वेश्चन, ये मैं आपको बता देता हूँ। ब्याज की आपको दर निकालनी है, तो आप सिंपली क्या कीजिए, सबसे पहले मूलधन और मिश्रधन में जो वैल्यू कट रही है वो आप काट सकते हैं। अगर ये किसी एक नंबर से कट रहा होगा तो आप इन दोनों को किसी एक नंबर से काट भी सकते हैं। फिलहाल 0 से 0 कैंसिल आउट कर दी और उसके बाद ये दोनों नंबर किसी भी एक संख्या से नहीं कट रहे, तो हम क्या करेंगे, हम इनको वापस लिखेंगे। ये कितना है 225 और ये कितना है 256। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए कि आपको कितने वर्ष दिए गए हैं। आप क्या करेंगे, इनके ऊपर आप अंडर रूट लगाएंगे और जितने आपको वर्ष दिए गए हैं उस वैल्यू को आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है भाई, अंडर रूट लगाया और बाहर कितना रखा 2, यहाँ पर भी अंडर रूट लगाया, बाहर कितना रखा 2। अब इस 2 का मतलब क्या होता है, तो भाई जब आप वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां आपको ये बातें समझ में आएंगी कि वर्ग और वर्गमूल क्या होंगे या घनमूल क्या होता है। ठीक है, तो ये सब बातें हम पढ़ेंगे। फिलहाल आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो आपका अंदर 225 है इसके आपको फैक्टर करने हैं, इसका आपको टुकड़े करने हैं। या फिर आपको डायरेक्ट पता हो कि 225 जो होता है वो किसका वर्ग होता है, तो 225 15 का वर्ग होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको 256 का पता हो तो किसका वर्ग होता है, 16 का वर्ग होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप 225 को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको आता होगा। भाई 225 को अगर मैंने लिखा और मैं इसको इस तरह से कैलकुलेट करूंगा तो 5 चौक 20, 5 बच जाएंगे। फिर 5 से कैलकुलेट करूंगा, 5 9 45, फिर 3 से कैलकुलेट करूंगा, 3 3 9, फिर 3 से कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप इस वैल्यू को इस तरह से अंडर रूट के अंदर रखते हैं और जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है, भाई 2 लिखा है तो आप यहाँ से 2 2 के जोड़े बनाएंगे। अगर यहाँ पे 3 लिखा होगा तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे और जोड़े जो आप बनाते हैं वो आप एक जैसे नंबर को लेके बनाएंगे। तो यहाँ से कितने का जोड़ा बना, 5 का। एक कितने का जोड़ा बना, 3 का। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और यही 15 मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अगर आपको डायरेक्ट ये वैल्यू याद नहीं है तो आप इस तरह से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगर 256 को कैलकुलेट करेंगे तो वो बाहर कितना निकल के आएगा, वो 16 निकल के आएगा। अब आपके पास फाइनली क्या आ चुका कि 15 आपका क्या आ चुका, मूलधन, और 16 ये आपका क्या आ चुका, मिश्रधन। भाई इसको प्रिंसिपल और अमाउंट भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका मूलधन है और ये आपका मिश्रधन है। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जब आपको मैंने परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाया है तो वहां मैंने आपको प्रतिशत वृद्धि निकालनी बताई है कि प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं। तो भाई ये जो आपका मूलधन 15 है कितना हो रहा है, 16। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या बढ़ गया, 1 बढ़ गया। ये हमारा क्या है, ब्याज है।
ब्याज किस पे कैलकुलेट होगा, मूलधन पे कैलकुलेट होगा। नीचे कितना रखोगे, 15। और आपकी जो रेट होती है वो किस में होती है, तो भाई वो प्रतिशत में होती है। तो अगर मुझे प्रतिशत में रेट को निकालना है तो कितने से डिवाइड कर दूं, तो 100 से डिवाइड कर देते हैं भाई। कैलकुलेट करेंगे, ये 5 से कटेगा 20 बार और ये कटेगा 3 बार। तो या तो आपका आंसर आ रहा होगा 20/3%, और या आपका आंसर आ रहा होगा 6 सही 2/3%। दोनों ही आंसर आपके करेक्ट होंगे। तो आपको समझ में आया होगा कैसे हमने क्वेश्चन को किया। मूलधन को रखेंगे, मिश्रधन को रखेंगे, अगर कुछ वैल्यू एक ही नंबर से कट रही है तो उससे आप काट देंगे, फिर जो आपकी वैल्यू आएगी उसको आपको अंडर रूट के अंदर रखना है, और जितने वर्ष दिए गए हैं उतने वर्ष आप अंडर रूट के बाहर रखेंगे, और इन्हीं वर्षों के अकॉर्डिंग आप यहाँ से क्या बनाते हैं, फैक्टर बनाते हैं भाई। कभी ये वर्ग बनेगा, कभी ये घन बनेगा, यानी कभी स्क्वायर रहेगा, कभी क्यूब रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। और जो वैल्यू हमारी अंडर रूट से बाहर आ जाएंगी उसमें हम सिंपल परसेंटेज इंक्रीमेंट वाला मेथड लगा देंगे कि प्रतिशत वृद्धि हम कैसे करते हैं। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाती है, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाती है। एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 1024 रुपए की धनराशि, धनराशि मतलब मूलधन, 3 वर्ष में। तो आप ध्यान रखें यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है 3 वर्ष। कितनी हो जाती है, 1458 रुपए हो जाती है। तो आपको वही कैलकुलेट करनी है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको निकालनी है भाई। मैंने आपको क्या बताया, 1024 आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया, 1458 क्या हो गया, ये आपका मिश्रधन हो गया। टाइम आपको कितना दिया गया है, तो टाइम आपको दिया गया है 3 वर्ष। तो इसको आप अंडर रूट में रखने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस वैल्यू को कैंसिल आउट करेंगे कि क्या ये किसी से कट रही है। तो आप देख सकते हैं ये 2 से कट रहा है, तो 2 से कटने के बाद ये आ जाएगा 512। इसको आप 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 729। भाई कैलकुलेशन आपकी बढ़िया होनी चाहिए भाई। 1024 का आधा कितना होता है, 512। 1458 का आधा कितना होता है, 729। वापस आप चेक कर लीजिए क्या ये वैल्यू किसी से कट रही है, तो अब ये वैल्यू किसी से नहीं कटती। अब आपको सिंपली क्या करना है, इनके ऊपर आपको ये अंडर रूट लगा देना है, ठीक है। और जितने आपको वर्ष दिए गए हैं उन वर्षों को आप यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर लीजिए, इसके यहाँ फैक्टर कर लीजिए। वे फैक्टर करेंगे तो 8 से काट सकते हैं, 8 6 48, 3 बचेंगे, 8 चौक 32। फिर 8 से काट सकते हैं, 8 बार कटेगा, फिर 8 से काटेंगे, 1 बार कटेगा। तो यहाँ पर कितना लिखा है, 3। तो आप देख सकते हैं कि ये जोड़ा जो बन रहा है ये भी कितने का बन रहा है, 3 का बन रहा है। ये आपको डायरेक्ट पता हो कि अगर आप 8 का क्यूब करते हैं, आप 8 का घन निकालते हैं, तो वो कितना होता है, 512 होता है। यानी यहाँ से क्या बार आएगा, यहाँ से 8 बार आएगा। इसी तरह से अगर आप 729 को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या बाहर आएगा, यहाँ से 9 बाहर आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है उसी का पेयर बना के, उतने ही का जोड़ा बना के आप अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। और अगर अंडर रूट से बाहर वैल्यू नहीं निकलती है तो उसको आप अंडर रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। तो ऐसे केसेस बहुत कम आएंगे। मोस्टली क्या होती है कि ये वैल्यू आपके अंडर रूट से बाहर आ जाती है। अब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ आप सिंपली क्या कर दीजिए, यहाँ आप सिंपली प्रतिशत वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। भाई 8 से 9 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 1। कहाँ से बढ़ा होगा, तो आपका जो ब्याज है वो किस पे कैलकुलेट होता है, मूलधन पर कैलकुलेट करेंगे। रेट आपकी किस में होती है, प्रतिशत में। क्या निकाल रहे हैं आप, तो आप ब्याज की दर निकाल रहे हैं। भाई कैलकुलेट करेंगे, इसको आप 4 से काट दीजिए, 4 से कटेगा 25 बार, 4 से कटेगा कितनी बार, 2 बार, तो कितना हो जाएगा 25/2। और या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 12 सही 1/2%। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कोई धनराशि CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की दर पर 3 वर्षों में 3 सही 3/8 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है। भैया आपको यहाँ पर धनराशि तो नहीं दी गई, लेकिन आपको क्या दिया गया कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 3 सही 3/8 गुनी होगी, ठीक है, ये आपको दिया गया। तो भैया अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 या 24, 24 और 3 कितने हो जाएंगे, 27/8। और मैंने आपको सिंपली क्या बताया था कि ये जो आपकी वैल्यू होती है इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप मूलधन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर गुना कहा गया है, यहाँ पर प्रतिशत नहीं है। भैया आप ये मत सोचिएगा कि 8 का 3 सही 3/8 27 होगा।
वो हम किस में करते हैं, वो हम प्रतिशत में करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर गुना लिखा है। यानी अगर मैं आपसे कहूंगा कि 8 का 3 सही 3/8 गुना कितना होगा, तो वो कितना होगा, वो 27 होगा। ये प्रतिशत नहीं है। इसका मतलब आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे कि मूलधन कितना था, 8 था, और मिश्रधन कितना बन गया, तो इतने गुना बन गया। तो 8 का 3 सही 3/8 गुना कितना होगा, तो ये आपका 27 होगा। होगा से मतलब क्या है, ये आपका क्या हो गया, मूलधन, और ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका मिश्रधन हो गया। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि मुझे यहाँ पर ऊपर इसको जोड़ के लिखना है। भाई यहाँ पर क्या दिया गया है, गुना दिया गया है। कितने गुना हुआ है, तो 27 गुना हुआ है। यानी पहले 8 था तो कितना हो गया, अब 27 हो गया। अब आपको क्या करना है, टाइम आपको कितना दिया गया है, तो आपको 3 वर्षों का टाइम दिया गया है। तो अगर 3 वर्षों का टाइम दिया गया है, इसका मतलब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू किसी से कटती है। तो भाई वैल्यू ये किसी से नहीं कट रही। इसका मतलब आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 8 को भी अंडर रूट में रख देंगे और 27 को भी अंडर रूट में रख देंगे। अब क्योंकि वर्ष कितने हैं, 3, तो यहाँ पर भी आप 3 लिखिए, यहाँ पर भी 3 लिखिए। कैलकुलेट करेंगे तो 8 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी यहाँ पर 2 के 3 पेयर बन रहे हैं। इसका मतलब किसको बाहर निकाल सकते हैं, 2 को बाहर निकाल सकते हैं। भाई 8 को कैसे करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2, और फिर 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 1 बार। तो आप देख सकते हैं 3 का 1 जोड़ा बन रहा है। और आपको ये भी पता होगा 2 का अगर हम घन निकालते हैं तो कितना होता है, 8 होता है। तो भाई यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। कैलकुलेट आप इसको करेंगे तो वही प्रतिशत वृद्धि का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो कितना बढ़ रहा है, 1। कहाँ से बढ़ा, 2 से। परसेंटेज में आपको निकालना है तो आप क्या कर देंगे, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 50%। ठीक है, आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। चलिए मैं आपको इन तीनों क्वेश्चन का ही पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि ये जो हम ब्याज की दर निकाल के ला रहे हैं, अगर हमें यहां से समय निकालना पड़ जाए या हम इस ब्याज की दर को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो मैं एक बार आपको समझाता हूं। आई होप कि तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। तो चलिए भाई एक बार जरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इन तीनों क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट क्या लगा हुआ था। तो भाई जो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आया था वो आया था 20/3%। जो आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर आया वो आया 16 सही 2/3%। और जो आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर आया वो आया 50%। तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि हो सकता है आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हुई है कि गुना को किस तरह से मैंने कैलकुलेट किया। भाई अगर मुझे किसी संख्या का ये पता लगाना हो कि वो पहली वाली संख्या की कितने गुना है, तो वो कैसे निकालते हैं। भाई फॉर एग्जांपल मुझे ये पता लगाना है कि यहाँ लिखा है 4 और यहाँ लिखा है 16। मुझे ये पता लगाना है कि ये जो संख्या 16 है ये 4 की कितने गुना है। तो ये आप सिंपली क्या करते हैं, आप लिखेंगे ऊपर 16 को, नीचे लिखेंगे आप 4 को, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगता है कि कितने गुना है। तो आपने बोला भाई 4 गुना है, तो आप जरा लाइन को पढ़िए, 4 का 4 गुना, तो भाई वो कितना हो गया, वो 16 हो गया। मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर मैंने 6 लिखा, यहाँ पर मैंने 30 लिखा। तो मैंने आपसे पूछा कि ये जो 30 है ये 6 का कितना गुना है। तो आप क्या करेंगे, 30 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो भाई कितनी बार कट रहा है, 5 बार। तो अब आप क्या बोलेंगे, 6 का 5 गुना कितना होता है, तो वो 30 होता है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन में दिया गया 8 या 24, 24 और 3 कितने हो रहे थे, 27 हो रहे थे। तो भाई अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर वैल्यू ऊपर लिखी है और यहाँ पर वैल्यू नीचे लिखी है, वैसा ही तो यहाँ पर हुआ। तो ऊपर कितना है 27, नीचे कितना है 8। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कितने गुना कहा गया है, 3 सही 3/8 गुना। तो 8 या 24, या तो ये कितना होगा 3 गुना होगा, और या फिर ये कितना बैठ जाएगा, 3 सही 3/8 गुना बैठ जाएगा। आप निकाल सकते हैं भाई, अगर आप 8 का 3 सही 3/8 गुना निकालेंगे तो वो भी आपका कितना आएगा, वो भी आपका 27 ही आएगा। कैसे भाई, कैलकुलेट कर लीजिए। आप लिखेंगे 8, कितना कैलकुलेट कर रहे हैं, 8 या 24 और 3 27/8। तो आप देख सकते हैं 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। तो आप जरूरी नहीं कि वो केवल 3 गुना होगा, 3 सही 3/8 गुना भी होगा, क्योंकि ये चीज हम यहाँ पर प्रूफ करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होना कि भाई मैंने 8 में 27 को जोड़ के क्यों नहीं लिखा, क्योंकि गुना कहा गया है तो सिंपली हमें एक तरफ 8 लिखना है और दूसरी तरफ क्या लिखना है, 27 लिखना है। तो मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया कि 8 का 3 सही 3/8 कितना होता है, तो वो 27 होता है। तो आई होप कि ये पहली बात आपको समझ में आई है, अगर आपको गुना में कंफ्यूजन हुई होगी। अब जरा दूसरी बात समझते हैं।
भाई ये जो आप रेट निकाल के ला रहे हैं 50%, 16 सही 2/3%, 20/3%, हो सकता है कि आपको एग्जाम के अंदर ये रेट दे दी जाए और आपसे क्या पूछ लिया जाए, आपसे समय पूछ लिया जाए। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर ये रेट दे दी जाए और आपसे क्या पूछ लिया जाए, समय पूछ लिया जाए, तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये आपको सिंपली पता है कि जो हमारे पास ये रेट आती है, हम क्या करते हैं, हम उसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो भाई 20/3 को अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा तो डिवाइड किससे कर दूंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा। कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20×5 तो कितना फाइनली आ जाएगा 1/15। अब ये जो आपके पास 1/15 आया है, अभी जब आपने क्वेश्चन को किया था, भाई आपने कैसे क्वेश्चन किया, तो आपने लिखा था 225, ठीक है, फाइनली बता रहा हूं, फिर कितना आया था 256। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे थे तो आपने क्या किया था, यहाँ पर 2 लगाया था, यहाँ पर भी 2 लगाया था, क्योंकि 2 वर्ष थे। तो इन वर्षों का अगर आपको पता लगाना होगा तब आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो भाई यहाँ से इसको बाहर निकाला, कितना आया 15, यहाँ से इसको बाहर निकाला, कितना आया 16। ध्यान से समझिएगा, अब जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ 1/15। तो ये 1/15 आप चेक करिए क्या यहाँ पर भी है, बिल्कुल है। भाई जो मैं यहाँ पर ये 1/15 लिख रहा हूँ वही क्या हमारी परसेंट की रेट आ रही है। तो आपको सिंपली क्या करना है, भाई अगर आपको रेट दे दी जाए और वर्ष आपसे पूछ लिए जाएं तो आप क्या करेंगे, ये जो आपकी नीचे वाली वैल्यू कितनी है 15, ठीक है, और 15 का 20/3%, देखिए अब मैं परसेंट में बात कर रहा हूं तो अब वो कितना हो रहा है 1, यानी 15 से वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बात समझ में आई? ये है आपका परसेंटेज। 15 का 20/3% कितना हुआ 1 हुआ। और उसी तरह से क्या हो रहा था 8 का 3 से ही 3/8 गुना कितना हो रहा था 27 हो रहा था। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई हो। तो यहाँ पर क्या आया 15 आया और यहाँ पर क्या आया 16 आया। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको पता है कि आपका मूलधन 225 है और मिश्रधन आपका 256 है। तो आपको सिंपली ये काम करना है कि मैं इस वैल्यू को कितनी बार चलाऊंगा कि चलाने के बाद फाइनली क्या बन जाए, इधर 225 बन जाए और इधर 256 बन जाए। तो भाई वैल्यू मुझे कितनी बार चलानी पड़ेगी, तो आप बोलेंगे कि अगर मैं एक बार और इधर 15 लिख दूं और एक बार और इधर 16 लिख दूं तो क्या आ जाएगा, भाई ये 225 आ जाएगा या नहीं, क्योंकि 15 की 15 में गुना करेंगे क्या आता है 225 आता है, 16 की 16 में गुना करते हैं तो क्या आता है 256 आता है। तो इस वैल्यू को आपने कितनी बार चलाया, तो आप बोलेंगे 2 बार चलाया। तो भाई जितनी बार आप इस वैल्यू को चलाते हैं वही आपके क्या होते हैं, वही आपके वर्ष होते हैं। तो जब हमें दर निकालनी होती है तो हम वापस जा रहे हैं। भाई 2 चीजें होती हैं, एक होता है वर्ग, एक होता है वर्ग, यानी इसको आप क्या बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है, एक होता है वर्गमूल, और वर्गमूल को आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 2 चीजें होती हैं। तो जब आप दर निकाल रहे होते हैं तो आप वापस जा रहे हैं, वापस जाने का मतलब आप स्क्वायर रूट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आप सबके ऊपर क्या लगा रहे थे, अंडर रूट लगा रहे थे, लेकिन जब आप नीचे की तरफ आते हैं तब आप क्या करते हैं, तब आप वर्ग करते हैं। भाई 15 का 15 में वर्ग करेंगे तब 225 आ रहा है। तो इससे आप क्या निकाल पा रहे हैं, टाइम निकाल पा रहे हैं। और जब आप रिवर्स जा रहे हैं, आप 225 से वापस जा रहे हैं, तब आप क्या निकालते हैं, तब आप अंडर रूट निकालते हैं। तो अगर आपसे दर पूछी जाएगी तो आपको कैलकुलेशन किस पे करनी है, अंडर रूट पे। और अगर आपसे समय पूछा जाएगा तो आपको सिंपली क्या कर लेना है, जो भी आपकी फ्रैक्शन बनेगी वहां से आप मूलधन और मिश्रधन बनाएंगे और फिर आप ये कैलकुलेट करेंगे कि जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है वो वहां तक पहुंचने के लिए आपको कितनी बार कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। तो भाई कैलकुलेशन यहाँ आपको 2 बार करनी पड़ी, तो आपके वर्ष भी कितने होंगे, तो वर्ष भी आपके 2 होंगे। चलिए एक बार दूसरे क्वेश्चन को भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को पहले करेंगे और फिर हम इनके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन समझते हैं कि यहाँ पर हमने रेट को निकाला तो रेट हमारी कितनी आई, 12 सही 1/2 आई। तो भाई 12 सही 1/2 की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो वो होती है 1/8। तो मैंने आपको क्या समझाया, भाई आपको वैल्यू क्या दी गई थी 1024 और आपको क्या दिया गया था 1458। तो सबसे पहला काम तो आपको इसको कैलकुलेट करना ही करना है। तो ये कितना आया 512 और ये कितना आया 729। अब आपने दर तो निकाल ली, लेकिन अगर आपसे मैं पूछता हूं कि आपके पास दर ये है और आपको वर्ष निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाई आपको सिंपली लिखना है कि पहले 8 था और फिर कितना हो गया 9 हो गया। भाई 8 का 12 सही 1/2 मतलब 1 हो जाना। तो 8 से कितना हुआ 9 हुआ।
अब आपको ये देखना है कि मैं इस वैल्यू को कितनी बार चलाता हूँ कि मुझे क्या मिल जाए, मुझे 512 मिल जाए। यानी क्या मुझे इसका वर्ग बनाना है, या मुझे इसकी क्यूब बनानी है, या मुझे इसकी पावर 4 बनानी है, तो वो सब आपको यहाँ से पता लगता जाएगा। भाई आपने इधर 8 लिखा, इधर 9 लिखा, कितनी बार आपने चलाया, 2 बार, तो अभी क्या हुआ है 8 8 64 आया है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको 512 चाहिए। तो यानी वैल्यू को अगर मैं एक बार और चलाऊंगा तो अब क्या होगा भाई, कितनी बार वैल्यू चल चुकी, 3 बार। तो अब कैलकुलेट करेंगे, इधर कितना बन गया 512, उधर कितना बन गया 729। तो जितनी बार आपने वैल्यू को चलाया है उतने ही आपके क्या होते हैं, उतने ही आपके वर्ष होते हैं। बहुत आसान है, आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैंने आपको तरीका क्या बताया कि जब हम बैक में जाते हैं, यानी अगर मैं ऊपर की तरफ चलूंगा तो मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं रेट निकाल रहा हूं। उसके लिए मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है, मुझे अंडर रूट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मुझे वर्ष निकालने हैं, मुझे ईयर निकालने हैं, तब मुझे नीचे की तरफ चलना है और मुझे किस पे काम करना है, तो मुझे स्क्वायर पे काम करना पड़ सकता है, मुझे क्यूब पे काम करना पड़ सकता है, मुझे पावर 4 पे काम करना पड़ सकता है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे वहीं से आपके वर्ष कैलकुलेट होते जाएंगे। आई होप कि अब आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए हों कि कैसे हमने रेट को निकाला और कैसे अगर हमें क्वेश्चन के अंदर रेट दी जाएगी तो हम समय को कैलकुलेट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को एक बार समझ लेते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। लिखा है कोई धनराशि 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। तो भैया आप ध्यान रखिएगा कि ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर पूछा गया है। फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं लिखा, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर है। भाई ऐसे ही क्वेश्चन आप सिंपल इंटरेस्ट में भी करके आए हैं। तो जब तक ये लाइन आपको नहीं मिलेगी कि साधारण ब्याज की दर पर हुई है या चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर हुई है, तब तक आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। भाई हो सकता है कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन हो तो वहां तरीका अलग है, लेकिन फिलहाल ये कैसा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर आपको बताना है। तो पहले आप सीख लीजिए कि पहले आप क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो इधर क्या लिखेंगे आप, वर्ष, और इधर आप क्या लिखेंगे, गुना। ठीक है, तो कितने वर्ष दिए गए, 3 वर्ष। जब हम साधारण ब्याज से करते थे तो जितने गुना कहा जाता था उसमें कम करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। जितने गुना कहा गया है आप उसे ही लिखेंगे और उसकी पावर बनाएंगे। भाई 3 गुना, तो मैं इसको 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आपसे पूछा गया कितने वर्षों में, यानी टाइम आपको निकालना है, और कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना। तो ये जो 9 आप लिख रहे हैं, क्या आप इसको 3 की पावर में लिख सकते हैं। भाई बिल्कुल लिखा जाएगा। तो अगर आप 9 को 3 की पावर में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, तो आप बोलेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो आपने 3 की पावर 2 लिखा, तो ऊपर कितना है 3 की पावर 1 और नीचे कितना है 3 की पावर 2। तो आपको सिंपली काम क्या करना है कि ये जो आपने पावर बनाई है, पावर कितनी बनाई है, 2, और यहाँ पर आपको कितने वर्ष दिए गए थे, 3, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो आपका बेस है जिसकी आप पावर बना रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, वो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ये अलग हो गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वही मैं आपको अभी बताऊंगा कि ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं जहां ये पावर आपकी सेम नहीं होती और आप जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो फिलहाल आप समझ लीजिए कि कैसे हमें क्वेश्चन को करना है और क्या मैं आपको वहां कंडीशन बता रहा हूँ। और फिर मैं आपको अभी एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जहां आप फॉर्मूले की बजाय अगर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करना चाहेंगे तो बड़े आराम से कर लेंगे और टाइम आपको इतना ही लगेगा। चलिए एक बार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर कितना है, इसका आंसर आया है 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। देखो लाइन आपको यहाँ लिखी मिली है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई धनराशि 5 वर्षों में 2 गुना हो गई। तो भाई आपको क्या करना है, आप वर्ष लिखेंगे तो वर्ष कितने हो गए, 5। कितने गुना हुई है, तो आप बोलेंगे भाई 2 गुना हुई है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना हुई है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ। आगे क्या कहा गया, कितने वर्षों में 8 गुना होगी। तो वर्ष आपको निकालने हैं 8 गुना। तो भाई क्या आप 8 को 2 की पावर में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी आपका बेस 2 है, यहाँ भी आपका बेस 2 है। ये जरूरी है होना, अगर ये अलग अलग हो जाएंगे तो ये तरीका फेल हो जाएगा। फिलहाल आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इसकी पावर कितनी बनी है, 3 बनी है। तो जितनी पावर बनी है और जितना टाइम आपको दिया गया है उनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये तरीका आपको बढ़िया लगा हो। लेकिन अब ये तरीका आपको कहाँ परेशान करेगा,
तो मैं भी क्वेश्चन नंबर 5 में चेंज करके वो आपको समझाऊंगा, साथ ही कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, जहां इन दोनों क्वेश्चन को भी बिना इस ट्रिक के भी बड़े आराम से कर लेंगे। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली क्या होता है कि ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन आते हैं जहां आपके पास ये बेस बराबर होते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लें। चलिए भाई, अब जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, और वो कैसे समझेंगे। तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई धनराशि 8 गुना हो गई। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे भाई, एक तरफ मैं क्या लिख लेता हूँ, वर्ष लिख लेता हूँ, और एक तरफ मैं क्या लिख लेता हूँ, गुना लिख लेता हूँ। तो भाई 3 वर्ष में कितनी हुई, 8 गुना हुई। तो आप क्या सोचेंगे कि मैं क्या कर देता हूँ, 8 की पावर 1 लिख देता हूँ। ठीक है, फिर आपसे क्या कहा गया, कितने समय में, यानी कितने समय में वो कितनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। तो भाई 16 गुनी का मतलब आपने यहाँ पर 16 तो लिखा, लेकिन क्या वो 8 की पावर बन रहा है, तो ये 8 की पावर नहीं बनेगा भाई। अगर आप 8 की पावर बनाओगे तो आपको यहाँ कितना चाहिए, आपको 64 चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 16 है। तो उस केस में आप क्या कर देते हैं, उस केस में आप गलती कर देते हैं। हो सकता है कि आप अपने दिमाग में ये सोच लें कि मैं 16 की पावर अगर बनाऊंगा तो कितनी बन जाएगी, 2 की पावर 4 बन जाएगी, और फिर आप कुछ इस तरह से कैलकुलेशन कर दें कि वर्ष आपको दिए गए 3, पावर आपकी हो गई 4, तो आप 3 गुना 4 कर दे और आप आंसर को क्या निकाल दे, 12। तो ये सब तरीका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कारण क्या है, कारण ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका बेस है वो कैसा है, वो अलग अलग है। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, और वापस क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करते हैं। कॉन्सेप्ट भी आसान है, वहां पर भी आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, और आप इस क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल सटीक तरीके से निकाल पाएंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं। पहले एक बार 4th वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 9 गुनी होगी। आपको सिंपली क्या करना, 1 से शुरुआत करेंगे। आपने सबसे पहले क्या लिखा, 1 लिखा। भाई 3 वर्षों में 3 गुनी हुई, तो 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे भाई 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितनी कह रहा है, 3 से कितनी हो रही है, 9 गुनी हो रही है। तो 3 से 9 गुनी होने का मतलब क्या हुआ, 3 तिया 9। देखिए जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो आपका गुना में ही चलता है, 1 तिया 3, 3 तिया 9, वो इस तरह से बढ़ता है। आप रेट पर क्वेश्चन कर रहे हैं तब भी आप क्या कर रहे हैं, 5 से 6 हुआ, फिर आप लिखते हैं 5 से 6 हुआ, तो आप क्या करते हैं, 5 पंजे 25, गुना में बढ़ा रहे हैं ना, 6 से 6 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 36। तो ये जो आपका ब्याज होता है, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है, गुना में बढ़ता है। भाई 1 से 3 हुआ, 3 से 9 हुआ, तो आप ब्याज भी कह सकते हैं, आप मिश्रधन भी कह सकते हैं। वैल्यू का बढ़ना किसके कारण बढ़ता है, ब्याज के कारण। तो 1 से 3 हुआ, 3 से कितना हुआ, 9 हुआ। इतना काम आपको समझ में आया। अब आपको पता है कि जब ये 3 वर्षों में 3 गुना हुआ, इसका मतलब यहां से और यहां तक जो आपका टाइम है वो कितना है, तो भाई वो आपका 3 वर्ष है। इतना आपने काम कर लिया। भाई यहां से यहां तक का जो टाइम है वो कितना है, 3 वर्ष है। अब आपसे क्या पूछा गया, कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। तो आप सिंपली क्या करिए, आप इन गैप को चेक करिए कि 9 गुना होने तक ये आपके कितने गैप है। तो आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपका पहला गैप है, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपका दूसरा गैप है। भाई 1 से 3 तो 1 आ गया, 3 से 9 तो 2 आ गया। तो जितनी आपकी वैल्यू आई है उसकी मल्टीप्लाई आप वर्षों में कर दीजिए, तो ये होता है आपका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट। तो यहां से भी कितना आ रहा है, तो यहां से भी आपका आंसर आएगा 6 वर्ष। ठीक है, क्या किया मैंने, भाई सबसे पहले 1 माना तो 3 गुना हुआ, 1 तिया 3, 3 तिया 9, तो 1 से 3 होने में कितने टाइम लगे, 3 वर्ष। आपके पास ये पहले वाली वैल्यू होनी चाहिए जो आप यहाँ पर रखेंगे, ये वैल्यू आपके पास जरूर होनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कितना गैप है, तो पहले 1, उसके बाद क्या हुआ, 2 हुआ, तो टोटल कितने हो गए, 2। तो 2 से अगर आपने 3 में मल्टीप्लाई करा तो ये कितना आया, 6 वर्ष आया। एक बार आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 और जो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है ये मैं आपको करके बताता हूँ। चलिए भाई, अब दोबारा से एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हुई। तो मैंने क्या कहा, आप सिंपली पहले 1 लिखेंगे, तो 2 गुनी हुई होगी तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए। और अब कितना करने के लिए कहा गया है, कितने वर्षों में 8 गुनी। तो आप 2 से डायरेक्ट 8 नहीं करेंगे भाई, 1 दूनी 2, 2 दूनी कितना होगा 4, और 4 दूनी कितना होगा 8। भाई यहाँ पर तो डायरेक्ट हो रहा था 3 तिया 9, लेकिन आप 2 चौक 8 नहीं लिखेंगे, आपको गुना में चलना है। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, और 4 दूनी कितना हुआ 8 हुआ। और आपको ये वाली वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, या तो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी या फिर आप ये वाली वैल्यू निकाल के लाएंगे।
तो फिलहाल आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 वर्ष में कितना हुआ, तो भाई 5 वर्ष में दुगना हुआ। भाई दुगना हुआ तो आप देख सकते हैं 1 से 2 हो रहा है और कितना टाइम लग रहा है, तो 5 साल का टाइम लग रहा है। अब आप इन गैप को काउंट कर लीजिए, तो ये पहला गैप, ये दूसरा गैप और ये तीसरा गैप, तो कुल कितने हो गए 3। तो जितने गैप हुए उसकी मल्टीप्लाई आप वर्ष में कर दें तो 5 दिया कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 वर्ष। तो भाई ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो जैसे आप अभी ट्रिक से क्वेश्चन कर रहे थे वहां आप गलती कर जाएंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो आपको क्या दिया गया है, 3 वर्ष में 8 गुना हुआ। भाई हमें तो सिंपल पता है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अगर मैं उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट 8 लिख देता हूं तो अगला वो क्या कह रहा है, 16 गुना कह रहा है। तो भाई 1 अट्ठे 8, अब मैं क्या चलूंगा, मैं चलूंगा 8 अट्ठे 64। लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया तो इसमें नहीं 16 तो आए नहीं। यही इस क्वेश्चन के अंदर लॉजिक है कि आपको वैल्यू को ऐसे नहीं चलाना, आपको वैल्यू को ऐसे चलाना है जैसे आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया। सबसे पहले 1 से कितना हुआ 2 से कितना हुआ 4 से कितना हुआ 8 और 8 से अब आप देख सकते हैं अब 16 आया। भाई ये वैल्यू आनी तो चाहिए, जितने गुना आप कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि आपको ये वाली वैल्यू चाहिए कि ये कितने दिन में गुना हुआ होगा। भाई 1 से 2 कितने में हुआ होगा, तो ये वाली वैल्यू क्या आपके पास है, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 3 साल में 8 गुनी। आपको डायरेक्ट यहां तक की वैल्यू दी गई है, यही इस क्वेश्चन में अंतर है। भाई 1 से 8 गुनी का टाइम दिया गया और ये कितना दिया गया, तो ये आपको 3 साल दिया गया। कितने साल, 3 साल। तो इसका मतलब क्या होगा, भाई अगर ये 3 साल यहां से यहां तक बैठते हैं, देखिए यहां से यहां तक कितने साल बैठ रहे हैं, 3 साल बैठ रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको पार्टिसिपेट कर देता हूं 1 2 और यहाँ पर कितना हो गया 3, तो भैया 3 साल 1 2 3 कैलकुलेट होंगे या नहीं होंगे। यानी पहले साल में 2 गुनी हुई, अगले साल में 4 गुनी हुई और फिर अगले साल में कितनी हुई, 8 गुनी हुई। यानी फाइनली आपका क्या है, हर साल में क्या होती जा रही है, दुगनी होती जा रही है। और इस तरह से जाके वो 3 साल में कितनी हो गई, 8 गुनी हो गई। तो हमें तो ये वाली वैल्यू चाहिए जो पहले 2 गुना के बीच की वैल्यू है। तो ये कितने साल हैं, ये 3 साल नहीं है, ये 1 साल है। तो अगर ये 1 साल है तो आपसे क्या पूछा गया है, 16 गुना कितने वर्ष में होगा। तो भाई हमें गैप काउंट करने हैं, एक यहाँ पर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये क्या हुआ, ये चौथा गैप हो गया। तो जितने गैप होते हैं उसकी मल्टीप्लाई हम पहले वाले वर्ष में करते हैं। तो आप 4 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 में। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 4। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि हमें यहाँ 3 में मल्टीप्लाई नहीं करनी है, हमें यहाँ 1 में मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि हमें ये पहले वाले गुना की वैल्यू चाहिए। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए भाई, आज ही हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की तीसरी क्लास भी कंप्लीट होती है। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। जैसे आपने पहले 3 क्वेश्चन को किया वो तरीका भी मैंने आपको बताया और क्या इनके अंदर कॉन्सेप्ट लग रहा है वो भी मैंने आपको बताया। इसी तरह से बाद के 2 क्वेश्चन को करने का तरीका भी बताया है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो आप कभी भी क्वेश्चन के अंदर गलती नहीं करेंगे। इसी तरह से अब जब मैं अगली क्लास आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा तो वहाँ फिर से मैं एक नया कॉन्सेप्ट लाने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको क्वेश्चन पहली और दूसरी क्लास के अंदर कराए हैं वो क्वेश्चन भी आप इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। उसको आप ट्री मेथड बोलते हैं, वो एक डिटेल मेथड है और वहां आप अलग अलग वैल्यू को बड़े आराम से कैलकुलेट करते हैं। तो वो एक नया कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। तो क्लास 4 को भी आप अच्छे से देखें, वहां से भी आप कॉन्सेप्ट को समझ लें। और अगर आपने अब तक पिछली 2 क्लास को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज डाल रहा हूं, उनको आप अच्छे से देख लीजिए और वहां से भी कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। साथ ही अगर आपको आज के इस क्लास के कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लोकवाणी पाठशाला हमारे चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी कराइए, ताकि इन नए कॉन्सेप्ट की उनको अच्छे से जानकारी हो पाए और वो भी एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को कर पाए। तो चलिए फिलहाल इस क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में वापस नए कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।